कुछ लोग सिर्फ अपनी लाइफ जीते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हज़ार लोगों की सोच और डायरेक्शन बदल देते हैं। आज की कन्वर्सेशन उन्हीं में से एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के साथ है। कर्नल विनीत देव, इंडियन आर्मी के वेटरन जिन्होंने 1985 में आर्म फोर्सेस ज्वाइन किया और अपनी सर्विसेज के दौरान सियाचिन ग्लेशियर जैसे दुनिया के सबसे टफ बैटलफील्ड पर सर्व किया। उनकी वीरता और सेवा के लिए उन्हें सेना मेडल से सम्मानित किया गया। 27 साल तक आर्म फोर्सेस में रहने के बाद उन्होंने एसएसबी इलाहाबाद के प्रेसिडेंट के रूप में कई सालों तक कैंडिडेट्स को असेस किया, उन्हें समझा, उन्हें परखा और उन्हें गाइड किया। आज वो एक लीडरशिप मेंटोर और ऑथर के रूप में यंग माइंड्स को डायरेक्शन दे रहे हैं। ये सिर्फ एक पॉडकास्ट नहीं है, ये एक अपॉर्चुनिटी है समझने की, माइंडसेट, डिसीजन मेकिंग और वो क्वालिटीज जो किसी को अलग बनाती है। Hello everyone, welcome to Inside the Mindset. Today's episode is going to be very special because we are joined by the ex SSB president, who is not only the SSB president but also a leadership mentor and an author who is guiding the young minds towards the clarity and a right mindset. So, thank you so much for joining me today. Thank you, Prerna. Thanks for inviting me over. सर, सबसे पहले जैसे मैंने आपके बारे में थोड़ा सा पढ़ा है या थोड़ा सा सोशल मीडिया के थ्रू जाना है, तो उससे सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि जो आपकी ग्लोरियस जर्नी है, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? आपके माइंड में ये कहाँ से आया कि मुझे आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना है? अरे भाई, आई एम ऑल्सो वन ऑफ दोज नॉर्मल काइंड ऑफ पीपल। हमने भी वैसे ही एक मिडिल क्लास फैमिली से बाहर आए थे, एंड सेम काइंड ऑफ इनसिक्योरिटीज जो आज के बच्चों में है या आज के कैंडिडेट्स में है, वही इनसिक्योरिटीज हमारी भी होती थी। इन द सेंस दैट पेरेंट्स दोनों वर्किंग थे, एंड तो हमारे पास में कोई ऑप्शन ये नहीं था कि कुछ ज़मीन जायदाद थी या बहुत बड़े घर थे। सो दोनों वर्किंग पेरेंट्स थे। सो एट द एंड ऑफ द डे रिस्पॉन्सिबिलिटी यही थी कि सबसे पहले भैया अपना करियर बना लो, कुछ कर लो, क्योंकि बैकअप और कहीं था नहीं। तो डैड चाहते थे कि आप हम इंजीनियर बने, बिकॉज डैड वाज हिमसेल्फ एन इंजीनियर। तो जेई में हुआ नहीं। उन दिनों में रुड़की में एंट्रेंस एग्जाम होता था, एंड आजकल तो खैर इनका जॉइंट एग्जाम हो गया। तो पहले रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज यूज्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट, और उनका एंट्रेंस एग्जाम अलग होता था। सो जब उसका एंट्रेंस एग्जाम दिया, आई आई क्लियर द एग्जाम, बट जो उन्होंने मुझे स्ट्रीम दिया वो था पेपर एंड पल्प। सो आई सेड मुझे तो ये नहीं करना। उन दिनों में मैकेनिकल करते थे, तो दे आस्क्ड फॉर सम मनी फॉर चेंज ऑफ स्ट्रीम, जो शायद हमारे पास थे भी नहीं, और वैसे भी हमने मना कर दिया। एटलीस्ट मैंने तो मना कर दिया, बिकॉज मुझे पता था कि इतने पैसे हमारे पास है नहीं। सो प्रॉब्लम बस यही थी कि कुछ ना कुछ तो करना है। एंड देन डिफेंस सर्विसेज वाज ऑलवेज देयर ऑन द माइंड, बिकॉज ये था कि यार एक इज्जत की जिंदगी तो जीनी है, और इतना जरूर था कि कहीं ना कुछ इम्पैक्ट आर्मी के ऊपर और अपने करियर के ऊपर इस तरह से करेंगे। सो बस that's how I took my serious exam in the first attempt itself. I cleared the written, I cleared the SSB in the first attempt. पता नहीं था वहां जाके क्या होने वाला है क्या नहीं है, सिर्फ इतना पता था कि इंटरव्यू होता है, वहां जाके स्टोरी लिखनी पड़ती है, एसआरटी होती है, ये पता था। तो दो किताबें होती थी, बस वो दो किताबें पढ़ के हम चले गए, एंड दैट्स हाउ द होल थिंग हैपेंड। सो ऐसा कुछ स्पेक्टेकुलर जर्नी नहीं है कि इससे पहले कि हाँ ठीक है, यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन एवरीथिंग। हम भागा भी करते थे, खेला भी करते थे। टीवी टूवी उन दिनों में ज़्यादा होता नहीं था, मोबाइल होते नहीं थे। सो हमारे पास में किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। वी यूज्ड टू रीड लॉट ऑफ बुक्स। आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स इवन नाउ उस टाइम के, जिनके साथ हम किताबें पढ़ा करते थे, उनके साथ हम डिस्कशंस किया करते थे, अखबार पढ़ा करते थे, जनरल नॉलेज की बुक्स पढ़ा करते थे, कॉमिक्स पढ़ा करते थे, टिंटिन, एस्ट्रिक्स ये कॉमिक्स हम बहुत पढ़ा करते थे। नॉवेल्स पढ़ा करते थे इंग्लिश के। उन दिनों में हार्डी बॉयज बहुत कॉमन था, नैन्सी ड्रू बहुत कॉमन थी, मतलब बच्चों वाले नॉवेल्स से, बट देन उस टाइम पे हम पढ़ा करते थे। सो आई थिंक उस वजह से एक रीडिंग हैबिट और एक लर्निंग की हैबिट आ गई थी। सो दैट इज हाउ इट ऑल हैपेंड। बाकी तो उसके बाद तो जर्नी फिर वंस वी वेंट इनटू द आर्मी, सो द जर्नी वाज कंप्लीटली डिफरेंट। देन द आर्मी टुक ओवर, और फिर वो जहां जहां ले जाते गए हम चलते गए। दैट्स हाउ इट वाज। सर, सो जैसे आप एक आर्म फॉर्म में एज अ सोल्जर सेलेक्ट हुए,
सो वहां से जो आपकी एसएसपी प्रेसिडेंट की जो जर्नी रही है वो कैसे शुरू हुई? I joined the army as an officer, and I was commissioned in 1985. 85 में मैंने कमीशन लिया था. एंड ऑनेस्टली बताऊं तो बहुत ज़्यादा कुछ सोचा नहीं था. हाँ, बट ये तीन चार चीज़ें दिमाग में ज़रूर थी. सबसे पहली चीज़ दिमाग में ये था कि भाई फौज में आए हैं तो घूमना ज़रूर है. लेट्स लेट्स गो अराउंड द प्लेस. दुनिया देखो यार, इससे ज़्यादा अच्छा मौका कहीं मिलेगा नहीं दुनिया देखने का. दूसरी चीज़ ये थी कि अब फौज में आए हैं तो इनके जितने ऑपरेशंस होते हैं हमारे आर्मी के, वो कहीं ना कहीं उनमें पार्टिसिपेट जरूर करना है. तो क्या फ़ायदा, आपने आर्मी में आके अगर आपने ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट नहीं किया तो फिर क्या फ़ायदा. तीसरी चीज़ दिमाग में ये थी कि कहीं ना कहीं अगर कहीं अच्छा काम किया तो शायद कोई अप्रिशिएट कर दे, कोई अवार्ड अवार्ड मिल जाए तो वो भी ठीक है. और चौथी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट थी वो ये थी कि एक टाइम पे आके अपने ट्रुप्स को कमांड जरूर करना है. बिकॉज दैट इज द टाइम विच इज कॉल्ड द अल्टीमेट पीक ऑफ एन ऑफिसर इन द आर्मी. सो अल्टीमेट पीक बोला जाता है क्योंकि वो आपका लास्ट डायरेक्ट कमांड होता है और सबसे बड़ा डायरेक्ट कमांड होता है. इससे बड़ा कमांड डायरेक्ट कमांड नहीं है. कोई जनरल साहब भी इतना बड़ा कमांड नहीं करते जितना एक यूनिट ऑफिसर या सॉरी एक यूनिट सीओ कमांडिंग ऑफिसर कमांड करता है. तो बस ये चीज़ें हमारे दिमाग में थी. सो इट्स सो हैपेंड, ये सब चीज़ें मेरे साथ में कुछ टाइम के साथ होती गई. 85 में व्हेन आई गॉट कमीशन्ड, 87 में आई वेंट टू सियाचिन ग्लेशियर. वहाँ मैंने बहुत टाइम निकाला, वहाँ ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट किया. आई गॉट इंजर्ड देयर, वहाँ मेरे को गैलेंट्री अवार्ड भी मिल गया. उसके बाद में फिर लकीली पढ़ाई में अच्छे थे तो प्रोग्रेशन भी ठीक ठाक रहा. आई बिकेम अ मेजर इन 6 years ऑफ सर्विस. फील्ड मेजर बना करते थे उन दिनों में, तो 6 साल में हम मेजर भी बन गए. तो जब कोर्स करने जाया करते थे स्कूल ऑफ आर्टी में देवलाली में, तो वहाँ बाकी सब कैप्टन, मेरे अपने कोर्स में कैप्टन बन के आते थे, हम मेजर बन के जाते थे. और यहाँ पे तब तक कुछ रिबन रुबन भी लग गए थे क्योंकि ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट किया था. तो लोग बड़े हैरान होते थे कि 6-7 साल में इतने सारे रिबन कहाँ से इकट्ठे हुए तुम्हारे. तो आई थिंक गॉड हैज बीन वेरी काइंड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली कुछ चीज़ें ऐसी बनती गई, रास्ते ऐसे निकलते गए. आई वेंट अब्रॉड, यूनाइटेड नेशंस मिशन में गए. वहाँ पे आई वाज देयर फॉर अबाउट 2 years इन द मिशन. दुनिया देखी हमने. देन विद इन कंट्री तो खैर वेंट एवरीवेयर. एंड लेटर आई कमांडेड माई रेजिमेंट. बीच में जितने ऑपरेशंस आए, चाहे वो श्रीनगर था, चाहे वो वैली में था, चाहे वो कारगिल था या कुछ और भी था, वी सॉ एवरीथिंग एंड पार्टिसिपेटेड इन मोस्ट ऑफ द ऑपरेशंस. बस तो इस तरह से ये जर्नी चलती गई. एंड फाइनली इट वाज अ टाइम टू पे बैक. एंड द टाइम टू पे बैक वाज when I was posted in SSB Allahabad. So that was the time to pay back कि भाई अब आपने जो सीखा है कम से कम उसके हिसाब से अगर आप कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करो, so that's always good. So I did that. एंड व्हेन आई हैड अचीव्ड एवरीथिंग एल्स, ये सब कुछ हो गया, तब डिसाइड किया कि अब ये हो गया, अब कुछ नया करो. तो मैंने फिर प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लिया इन 2013. आई स्टिल हैड अबाउट 10 years टू गो. नॉट 10 years, अबाउट 8 years, 7 years टू गो बिफोर रिटायरमेंट. तो मैंने कहा नहीं यार, अभी इसको छोड़ो, लेट्स डू समथिंग एल्स. तो फिर मैंने कॉर्पोरेट ज्वाइन किया. एंड पिछले 12-13 साल से आई एम वर्किंग विद अ सॉफ्टवेयर कंपनी. मैंने बाहर आके सीखा कि भाई जीना कैसे है यहाँ पे. खाली फौज नहीं है, दुनिया में और भी बहुत सब चीज़ें हैं सीखने को, जीने को. तो आई स्टार्टेड वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट एंड आई एम नाउ वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट फॉर लास्ट 13-14 years. सो बस यही जर्नी रही है अभी. एंड आई हैव बीन थॉरली एंजॉयिंग माय लाइफ. सर, लाइफ से इतना कुछ सीखने के बाद आपके पास इतने सारे एक्सपीरियंसेस हैं, वो भी डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के. तो अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि अपने आज के वर्जन को कोई 3 वर्ड में डिस्क्राइब करिए, तो वो कौन से होंगे? ओह, प्रेरणा, काफी लंबी जर्नी रही है. सो आई डोंट नो आगे अभी क्या है क्या नहीं है, बट जितना रहा है उतने में आई थिंक मैंने तीन चीजें जो आप बोल रहे हो, अगर खाली तीन ही चीजें बोलनी है तो तीन चीजें जो मैंने सीखी हैं वो ये है. सबसे पहली चीज कि हाउ टू स्टे ग्राउंडेड ऑन लाइफ, इन लाइफ. ग्राउंडेड का मतलब है कि हवा में मत उड़ो. आपने जो अचीव किया है वो आपकी अपनी अचीवमेंट है, वो आपकी अचीवमेंट कोई छीन नहीं सकता. ठीक है, लेकिन वो अचीवमेंट को अपने सिर तक मत ले जाओ. ग्राउंडेड रहो.
बिकॉज अगर आप ग्राउंडेड रहोगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है कि आप थैंकफुल रहोगे, ग्रैटिट्यूड आप शो करोगे, और अंदर से जो है ना, यू विल बी वेरी पीसफुल इन लाइफ। आप वैल्यू ऐड कर सकते हो। नहीं तो आपको शोर ही सुनाई देगा, आप हमेशा भागते ही रहोगे। सो पहली चीज मैंने ये सीखी। दूसरी चीज जो काफी इंपॉर्टेंट है मैंने सीखी, वो ये कि ऑलवेज बी अ लर्नर, बी क्यूरियस। इफ यू आर नॉट अ लर्नर यू विल ऑलवेज बी लेफ्ट बिहाइंड। और ये कोई जरूरी नहीं है कि ये आप सोच के चलो कि मुझे सब कुछ पता है। आप इस प्रिमाइस पे चलो कि यार मुझे नहीं पता है, आई डोंट नो, बट आई एम हियर टू लर्न। एंड दिस एक्चुअली हेल्प मी इन ज्वाइनिंग द कॉर्पोरेट। मैं जब कॉर्पोरेट में आया तो मैं ये सोच के आया था कि भाई मुझे इस एनवायरनमेंट के बारे में कुछ नहीं पता, मुझे यहां आके सीखना है। तो जो मैंने फौज में सीखा था वो मैंने अपने बैकअप में रखा, अपने दिमाग में रखा, वो मैंने सब अपने उसमें रखा। वो मेरा बेस बन गया। जब वो मेरा बेस बन गया मैंने उसके ऊपर टेक ऑफ किया, लेकिन कोई जरूरी ये नहीं था कि जो मैंने वहां सीखा था वो मुझे कॉर्पोरेट में आके वो सब कुछ एक आंख बंद करके इम्प्लीमेंट ही करना था। मैंने वहां का एनवायरनमेंट देखा, वहां का एनवायरनमेंट सीखा, वहां लोग कैसे काम करते हैं। मेरे साथ जो एवरेज लड़के लड़कियां हैं जो काम करते हैं कॉर्पोरेट में, उनकी एवरेज एज क्या है? 25-26 साल, 27 साल, ये एवरेज एज है ना। तो इनकी सोच अलग है, मेरी सोच फर्क थी। तो अगर मैं उसी टाइम के तरीके से काम करता तो कभी भी कॉर्पोरेट में सक्सेसफुल नहीं हो सकता था। तो फर्स्ट थिंग आई लर्न वाज कि भाई सीखना है तो इन्हीं से सीखना है। सो आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रॉम दीज यंगस्टर्स। इन लोगों से सीखना शुरू किया मैंने। जैसे हम रेजिमेंट में जो हमारा गनर नंबर 1 होता है या हवलदार होता है या एक नायब सूबेदार साहब होते हैं हमारे, हम उनके पास एक्सपीरियंस होता है तो हम उनसे सीखते हैं ना। चाहे हम एक फुल कर्नल बन जाए, चाहे हम कुछ बन जाए, लेकिन जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है जो गन पे काम कर रहा है हम उसी पे उससे सीखेंगे ना। तो यही सो क्यूरियोसिटी एंड लर्निंग, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और अगर मैं तीसरी बात करूं तो आई थिंक दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, दैट आई हैव ट्राइड टू बी अनकॉम्प्रोमाइजिंग येट नॉट रिजिड। मैं रिजिड नहीं हूं, लेकिन मैंने ये चीज देखी है कि यार अपने प्रिंसिपल्स से, अपनी लर्निंग से, अपने वैल्यूज से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। जहां गलत है वहां गलत है, वहां बोल देना है। इंटीग्रिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर इंटीग्रिटी है तब तो आप सक्सेसफुल हो सकते हो, वरना हाँ में हाँ ही मिलानी है, और गलत हो रहा है उसमें भी आपने अगर किसी के साथ हाँ में हाँ मिला के चलते जाना है तो फिर तो देन यू हैव लॉस्ट द बैटल। सो आई थिंक ये दो तीन चीजें हैं जो लाइफ में सीख के हम आगे बढ़े हैं। सो दैट्स हाउ। सर, अपनी इस कंप्लीट जर्नी के दौरान आपको लाइफ में कोई रिग्रेट रहा है कि यहाँ मैं बेटर कर सकता था? और इट इज नॉट अबाउट रिग्रेट। ये कोई रिग्रेट नहीं है। हाँ, इंट्रोस्पेक्ट मैं हर बार हर चीज हर एक्शन के बाद इंट्रोस्पेक्ट जरूर करता हूँ। चाहे वो ऑपरेशन के बाद हो, चाहे जैसे हम वैली में थे, श्रीनगर में थे, रात को ऑपरेशन करके आते थे, सुबह 4 बजे वापस पहुंचते थे। तो सबसे पहले आई एम नोन फॉर दिस इन माई, मेरी रेजिमेंट में लोग मुझे इसलिए अच्छे से जानते हैं। जब मैं रेजिमेंट कमांड भी कर रहा था तब भी हम लोग बीकानेर के पास में जो हमारी महाजन फील्ड फायर रेंजेस हैं, हम लोग वहां पर एक्सरसाइजेस के लिए जाया करते थे। तो सारा सारा दिन हमने एक्सरसाइज के लिए काम करना, रात को जब 12-1 बजे वापस आना। उसके बाद में 2-2.5 घंटे मेरी डीब्रीफिंग हुआ करती थी, चाहे वो सर्दी हो चाहे वो गर्मी हो। उसका रीजन एक था, वो था इंट्रोस्पेक्शन टाइम। इट इज नॉट अबाउट रिग्रेट। इंट्रोस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है कि यार मैंने जो किया है वो क्या था, वो ठीक था, वो गलत था, उसमें क्या चेंजेस की जा सकती हैं टू इम्प्रूव अपॉन योर प्लान एंड द आउटकम। तो मैं ये नहीं कहता कि कहीं रिग्रेट किया था, रिग्रेट इज नॉट द राइट काइंड ऑफ वर्ड, बट यस, असेसमेंट, रिवर्स असेसमेंट जो होती है ना, अपनी असेसमेंट, अपनी सोच, तो एंड दैट इज ऑलवेज गुड। उससे आपको आपकी वीकनेस समझ में आती है। अगर आपको आपकी वीकनेस समझ में आएगी तो आप ऑटोमेटिकली उसको इंप्रूव करने के लिए कोई ना कोई प्लान बनाओगे, राइट? सो इट इज नॉट अबाउट रिग्रेट, बट यस, इंट्रोस्पेक्शन एंड इनवर्ड लुकिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं करता हूं और वो आज भी करता हूं।
सर, अगर मैं थोड़ा और डीप डाउन जाऊं तो जो लोग आपको काम के थ्रू जानते हैं वो आपके बारे में क्या नहीं जानते? जो मुझे काम के थ्रू जानते हैं यानी प्रोफेशनली जानते हैं, वो मेरे बारे में क्या नहीं जानते हैं? वो ये नहीं जानते हैं कि आई एम अ वेरी गुड ऑब्जर्वेशन ऑफिसर। मैं आर्टिलरी का ऑफिसर हूँ। तो आर्टिलरी के ऑफिसर में एक रोल होता है। मैं आपको सिविलियन तरीके से समझाता हूँ। वो रोल होता है ओपी ऑफिसर का, ऑब्जर्वेशन पोस्ट ऑफिसर। तो उसका काम होता है दुश्मन को दूर से देखना, और सबसे इंपॉर्टेंट काम उसका होता है कि किस तरह से दुश्मन के ऊपर आर्टिलरी का फायर लाना। तो उसको ऑब्जर्वेशन काम होता है। तो मैंने ऑब्जर्वेशन जो है आर्मी में बहुत अच्छे तरीके से समझी है। नाउ ऑब्जर्वेशन का मतलब ये है कि अब व्हेन आई वाज देयर इन द आर्मी, इवन उसके बाद भी जब मैं कॉर्पोरेट में भी हूँ, सो आई एम एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन बिहेवियर। आप किस तरह से काम करते हो, किस तरह से बात करते हो, आपके बात करने के बीच में जो साइलेंसेस हैं, गैप्स हैं, उनका क्या मतलब हो सकता है। आप वो क्या चीजें हैं जो कहना चाहते हो लेकिन कह नहीं पाते हो, थिंग्स विच यू डोंट स्पीक। और वो चीजें जो नहीं आप कह पाते हो वो क्या कहती हैं, you know so that defines your personality. So some of the biggest learnings in life actually have come not from my command or from working in the corporate. मेरी जिंदगी की सबसे बड़े लेसन्स जो हैं वो लोगों को देख के, बाय वॉचिंग देम टू परफॉर्म इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ देयर लाइफ, चाहे वो प्रेशर में हो, चाहे वो अनसर्टेनिटी में उन्होंने कोई डिसीजन लिए हो, या उनकी पर्सनल प्राइवेट स्ट्रगल्स हैं, उनको ऑब्जर्व करके वहां से जो मैंने सीखा है, I mean, that has been a very big part of my life. So I think observation is one thing which many people don't know, that even when we are not talking, I am still observing, you know, everyone who's around me. It's not about assessment or judgment, it is just observation. सर, आपकी लाइफ में अगर मैं ये जानना चाहूँ कि कोई चैलेंजिंग फेज रहा है, जैसे कि आपको लगा कि हाँ, ये मेरे लिए चैलेंजिंग रहा है। प्रेरणा लाइफ के अंदर ये जरूरी नहीं है कि खाली मुश्किल फेज ही चैलेंजिंग फेज होते हैं। लोगों को लगता है कि जो भी डेंजरस फेज होगा या जो भी डेंजरस काम होगा वो चैलेंजिंग होगा। नहीं, मोस्ट चैलेंजिंग फेजेस जो होते हैं कुछ जरूरी नहीं है कि वो डेंजरस हो, लेकिन वो डे टू डे बेसिस के ऊपर आपके सामने आते रहते हैं। दे कीप पॉपिंग अप ऑन अ डेली, इन अ डेली वे। आपके रोजमर्रा की जिंदगी में वो फेजेस आते हैं और वो सब चैलेंजेस छोड़ते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप ऑपरेशनल टेन्योर में हो, आर्मी में हो या आप कॉर्पोरेट में हो। अब आपके पास में कई बार ऐसे डिसीजन आपको लेने पड़ते हैं जो डिसीजन सिर्फ एट द एंड ऑफ द डे उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सिर पे आ जाती है। उसकी सक्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी सब शेयर करते हैं, लेकिन अगर वो डिसीजन कहीं पलट गया तो उसके लिए कोई और शेयर नहीं करेगा। इट इज गोइंग टू बी योर डिसीजन बिकॉज यू आर द लीडर। अब दिस इज अ वेरी चैलेंजिंग थिंग टू टेक दैट डिसीजन। सिमिलरली, डिसीजन लेना, जब आपके पास में सब कुछ, सब डेटा अवेलेबल नहीं है, यू हैव सो मच ऑफ अनसर्टेनिटी, ऐसे टाइम पे डिसीजन लेना, राइट, एंड जिसका आप ये सोचो कि 30 से 35, 60 से 70% ही चांस हो सिलेक्शन अपना सक्सेस होने का, ऐसे टाइम पे डिसीजन लेना जहां डेटा नहीं है, जहां सब कुछ अभी आपको क्लैरिटी नहीं है, दुश्मन का नहीं पता, कॉर्पोरेट में अभी तक आपको मार्केट का नहीं पता, आपको कब पता नहीं नया प्रोडक्ट क्या चलेगा नहीं चलेगा, ऐसे टाइम पे आपको क्या डिसीजन लेना है वो एक चैलेंज हो जाता है। तो ये भी चैलेंजिंग डिसीजन है। फिर ऐसे डिसीजंस लेना जिनका कॉन्सिक्वेंस नहीं पता। देखिए, आप कोशिश जरूर करते हैं कि आप जो भी डिसीजन लाइफ में लो उनका कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंस या उसकी आउटकम आपको पता हो, है ना। लेकिन हमारे फौज में एक बड़ी अच्छी कहावत है। फौज में ये कहते हैं कि आप 100 प्लान बना लो, मतलब आप 100 प्लान बनाओ, उनका आप प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी भी बनाओ, ठीक है, बट यू विल ऑलवेज गेट सरप्राइज्ड। देर इज अ चांस ऑफ गेटिंग सरप्राइज्ड बिकॉज दुश्मन जो है वो 101 प्लान बनाएगा और वहां से निकल के आएगा। आपको तैयार रहना है उसके लिए भी। अब वहां कॉन्सिक्वेंस नहीं पता ना,
जब कॉन्सिक्वेंस नहीं पता तो फिर आपको चैलेंज तो है ही, वो भी एक चैलेंज है आपके लिए। तो आई थिंक इसको हैंडल करने के बहुत सिंपल तरीके हैं, ज़्यादा ड्रामेटाइज करने की ज़रूरत नहीं है। चैलेंजेस लाइफ में आते हैं, इनको ड्रामेटाइज मत करो। सिर्फ ये देखो कि जो टास्क आपके सामने है उसमें आप किस तरह से खड़े होके और किस तरह से उस टास्क को ब्रेक डाउन करके और आप चलते जाते हो। एक और कहावत थी जो मेरे को अच्छे से याद है, वो कहते हैं कि प्रेशर्स इन लाइफ दे बिकम हेवियर व्हेन यू इमोशनली एम्पलीफाई इट। मतलब आप अगर एक प्रेशर को सोचो कि ये बहुत बड़ा है तो फिर वो बहुत बड़ा बन जाता है इमोशनली। लेकिन अगर आप उसको इमोशनली साइड पे करके आप उसको डाइसेक्ट करके चलते चलो आगे, आई थिंक इट्स ओके। तो शांति से और करेज से काम करते रहो, सब ये चैलेंजेस वैलेंजेस सब जो होते हैं सॉर्ट हो जाते हैं। सर, एज एन एस्पिरेंट मेरे माइंड में अभी रिसेंटली एक क्वेश्चन आया कि एसएसबी के अंदर जितने भी एसएसआर्स होते हैं उन सबका अपना अपना एक रोल डिफाइन होता है। एज अ इंटरव्यूअर वो क्या करेंगे, जीटीओ क्या करेंगे। सो सर, एज अ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का क्या रोल होता है? एक जो बच्चा है वो रिकमेंड होगा या नहीं होगा एसएसपी के अंदर? पहली बात तो मैं ये मिसकंसेप्शन आपके सबके माइंड से हटा दूं कि तीनों असेसर के रोल फर्क है। नहीं, तीनों असेसर्स का एक ही रोल है, और वो रोल है आपको 15 ओएल क्यूज के ऊपर असेस करना। इसके अलावा कोई रोल नहीं है। उस रोल को करने के लिए उनके पास में टूल्स फर्क हैं। जैसे साइक के पास में टूल्स हैं टैट, वैट, एसआरटी, एसडीटी, है ना। तो ये साइक के टूल्स हैं। जीटीओ के पास टूल्स हैं ग्रुप टास्क, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, स्नेक रेस, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल, ग्रुप डिस्कशन, लेक्चरेट। ये साइक के पास में, सॉरी, ये जीटीओ के पास में टूल्स हैं। और इंटरव्यूअर के पास जो है वो सबसे बड़ा टूल है आपसे बात करने का, वन टू वन बात करने का। तो ये सिर्फ टूल्स फर्क हैं, लेकिन ये तीनों असेसर उन्हीं 15 ओएल क्यूज पे आपको अपने अपने टूल्स के हिसाब से असेस कर रहे हैं। सो ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि इनके रोल फर्क है, पहला। अब आइए आप प्रेसिडेंट के रोल के ऊपर या डिप्टी प्रेसिडेंट के रोल के ऊपर, दोनों का एक ही रोल है। सबसे पहले तो एक बात मैं बताऊं, ये किसी कोर्ट के जज नहीं होते। लोगों को लगता है कि प्रेसिडेंट के पास में वीटो पावर है, ऐसा नहीं होता। द प्रेसिडेंट और द डिप्टी प्रेसिडेंट दे डू नॉट हैव एनी वीटो पावर। सो दैट इज वन पार्ट। फर्स्ट, दे आर असेसर्स। सबसे पहले वो खुद असेसर होते हैं। So that means they are part of the three people, that is the GTO, Psych, and the IO. So president and deputy president are the part of the three people team. Okay. So दूसरी चीज ये एक अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि भाई जो प्रेसिडेंट या डिप्टी प्रेसिडेंट होता है उसके पास कोई वीटो पावर होती है, नहीं होती। तीसरी चीज जो प्रेसिडेंट या डिप्टी प्रेसिडेंट करता है वो ये है कि वो तीनों के पर्सपेक्टिव्स को, दैट इज आईओ, जीटीओ और साइक, इन तीनों के पर्सपेक्टिव्स को कॉन्फ्रेंस के टाइम के ऊपर क्लियरली सामने लाने की कोशिश करता है। जब तीनों पर्सपेक्टिव्स आपके सामने आ जाते हैं, वो ये देखता है दैट वी आर सिलेक्टिंग अ कैंडिडेट बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस कंसिस्टेंसी, कि कैंडिडेट ने कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है कि नहीं किया इन तीनों रोल्स के अंदर या इन तीनों टेक्निक्स के अंदर। ये काम डिप्टी प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट का है। दूसरी चीज ये देखता है कि ग्रुप डायनामिक्स क्या है, आपके कोर्स का जो बैच आया है उसका डायनामिक्स क्या है, और एक बैलेंस्ड डिसीजन लिया जा रहा है या नहीं लिया जा रहा, या कहीं ना कहीं कोई बायस तो नहीं आ गया। तो उसका काम होता है ग्रुप के अंदर, जब आपकी कॉन्फ्रेंस चल रही होती है, जब आप नहीं आते हो, व्हेन द कैंडिडेट इज नॉट सिटिंग, तब उस टाइम पे कैंडिडेट के बारे में ये डिस्कशन होती है, इस तरह की डिस्कशन होती है। और उसके बाद में आपको एक और बात मैं बताता हूं। अगर सपोज साइक और आयो ने कैंडिडेट को क्लियर कर दिया, जीटीओ ने नहीं किया, और कैंडिडेट डिस्कशन के लिए आ गया,
डिस्कशन के बाद में राइट टू क्लियर द कैंडिडेट रेस्ट्स विद द जीटीओ। जिसने क्लियर नहीं किया वो जब तक हां नहीं कहेगा तब तक कैंडिडेट हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो कभी कभी क्या होता है कि डिस्कशन के बाद भी अगर जीटीओ बोलता है कि नहीं भाई, आई एम नॉट स्टिल कन्विंस्ड विद दिस एंड आई एम नॉट कमिंग अप, आई वुड लाइक टू ड्रॉप द कैंडिडेट, तो यहां पे कैंडिडेट को ड्रॉप कर दिया जाता है। तो ये बात जो है ना, एज अ रोल मैं आपको बता रहा हूं कि एज अ रोल प्रेसिडेंट का रोल ये है कि जो चीज हो रही है वो कैंडिडेट की कंसिस्टेंसी को देख के हो रही है, बेस्ट ऑफ द थिंग्स जो है वो सामने आ रही हैं, रियल डिस्कशन हो रही है, बायस नहीं है, राइट। लेकिन उसके पास में कोई ऐसा वीटो पावर नहीं होता, वो जज नहीं होता, ना ही वो कोई जजमेंट देता है वहां पे। तो ये रोल है प्रेसिडेंट का और डिप्टी प्रेसिडेंट का, और ये काम करते हैं। सर, आपने कैंडिडेट्स के बारे में काफी कुछ जाना है, उन्हें एसेस किया है, तो ऐसे कौन से ट्रेड्स हैं जो सरफेस लेवल पे तो काफी स्ट्रांग फील होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपको रिकमेंडेशन से दूर लेके जाते हैं? अह, देखिए, सरफेस लेवल पे जो होता है ना, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या आती है मुझे, सरफेस लेवल पे कैंडिडेट्स को ये आता है कि बहुत कॉन्फिडेंट है। सरफेस लेवल के ऊपर जब वो परफॉर्म करते हैं तो वो ये भूल जाते हैं कि वो कॉन्फिडेंस जो होता है वो उनका एरोगेंस की तरह दिखाई देना शुरू करता है। जब आपका कॉन्फिडेंस एरोगेंस की तरह दिखाई देना शुरू करे, जब आप ब्लैक कलर और ग्रे कलर में फर्क ना समझ पाओ, आपको, जब मेरे साथ कभी किसी का इंटरव्यू होता है तो मैं बीच बीच में हिंट भी देता हूं कि बॉस तुम थोड़ा सा गलत जा रहे हो, इसको सोचो, है ना। लेकिन आपका क्या है, आपने तो यूट्यूब में देखा है, आपने वो कोचिंग एकेडमी में देखा है, तो वहां पर तो आपको एक ही चीज बताइए, ये ब्लैक है तो ये ब्लैक है, ग्रे होता ही नहीं है। वो फॉर्मेट में आपको सब सिखाया गया है वो इस तरह। तो क्या होता है, वो आपको लगता है कि नहीं, अगर मैंने यहां पर अपना ये मान लिया कि नहीं ये ब्लैक नहीं है ये ग्रे है, तो ये मेरी वीकनेस मानी जाएगी, ये माना जाएगा कि आई लैक कॉन्फिडेंस, ये माना जाएगा कि आई लैक ऑब्जर्वेशन, मेरी ओएलक्यू सफर करेगी, ये समझेंगे कि मैं डिटर्मिन्ड ही नहीं हूं, मैं, मेरे को पता ही नहीं है कि ये ब्लैक है कि ग्रे है, तो वो फंस जाते हैं। तो जहां आपका कॉन्फिडेंस जो है वो ओवर कॉन्फिडेंस दिखाई देना शुरू हो जाए, वो कैंडिडेट मेरे हिसाब से ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाता है। आपको मैंने पहले ही बोला, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर माइंड ओपन टू व्हाट इज हैपनिंग अराउंड। तो सरफेस लेवल के ऊपर अगर हम देखें तो प्रॉब्लम आती है जब कैंडिडेट्स इस तरह से बिहेव करते हैं कि, अच्छा, कभी कभी क्या होता है, वो कैंडिडेट इस तरह से भी बिहेव करते हैं कि जो उनका कॉन्फिडेंस होता है उसको अंडरप्ले करते हैं। उनको कहीं कोई ये बता दे कि नहीं यार तुम ज्यादा ही चीखते चिल्लाते हो, तुम ज्यादा ही ऊंचा बोलते हो, इस तरह से करते हो वैसे, तो कभी कभी क्या होता है, दे स्टार्ट अंडरप्लेइंग देयर कॉन्फिडेंस, तो वहां और प्रॉब्लम आ जाती है। सो आई थिंक सर्विस लेवल पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे को कॉन्फिडेंस की लगती है कि यार आप वो रहो ना जो आप हो, जो आप नहीं हो वो क्या दिखा रहे हो, वो क्यों दिखा रहे हो आप। तो सर, दैट्स कहीं ना व्हाट। कहीं ये चीज जो हमारी कोचिंग्स हैं वही कैंडिडेट्स के माइंड में डालती है कि आप एनफ नहीं है और आपको ये टेम्पलेट्स यूज करनी है। मैं हमेशा से ये चीज कहता हूँ भाई, इन टेम्पलेट से दूर रहिए। मैं कल एक कैंडिडेट को भी असेस कर रहा था, तो उसका साइक टेस्ट और ये सब असेसमेंट में आया मेरे सामने, इंटरव्यू भी आया, तो कैंडिडेट अच्छा था, ही वाज अ गुड कैंडिडेट, पढ़ा लिखा था, एंड अदरवाइज ऑल्सो इमोशनली, इमोशनल इंटेलिजेंस, सॉरी, इफेक्टिव इंटेलिजेंस उसकी अच्छी थी। बट इतनी बुरी तरीके से कलर्ड था उसका विजन विद कोचिंग विच ही हैड गॉट फ्रॉम आई डोंट नो विच एकेडमी, जहां पे एक पिक्चर के अंदर एक इमोशनल सीन है, तो बजाय उस इमोशनल सीन को समझ के उस तरह की स्टोरी बनाने के, उसमें भी वो एक ऐसी स्टोरी बना रहा था जिसमें वो कबड्डी में गया, वहां जाके लड़ाई करी, वहां जाके ये किया और उसके बाद में सक्सेस दिखा दी। मैंने कहा भाई वहां इमोशनल सीन कुछ और है, वहां कुछ और इमोशन सामने आ रही है, आपने उसको समझने की कोशिश क्यों नहीं करी। अब कहानी यही है कि वो हर सीन के अंदर हर जगह के ऊपर ऐसी स्टोरी बनाने को बताते हैं कि आपको कॉन्सिक्वेंस दिखाना है, आपको पॉजिटिव आउटकम दिखानी है, और आपको ऐसी स्टोरी बनानी है जिसमें आप हीरो हो।
तो आपने इमोशनल बैलेंस तो दिखाया ही नहीं मुझे। आपने इमोशन को समझने की कोशिश नहीं करी। एम्पैथी कहाँ से आएगी? फैक्टर टू कैसे आपका ठीक होगा अगर आप इस तरह से हर चीज में एक टेम्पलेट घुसाओगे? तो आई थिंक यू राइट। ये जितना आजकल आप लोग यूट्यूब देखते हो ना, और कुछ एक अकेडमीज जो हैं, मेरे अपने दोस्त भी हैं जो अकेडमीज रन करते हैं, वो मुझे मालूम है किस तरह से वहां पर होता है, बट देन दैट इज ओके। लेकिन आपको तो सोचना है ना कि आप वहां पे क्या कर रहे हो। सर कहीं ना कहीं एक फैक्टर ये भी है कि एसएसबी का जो सिलेक्शन रेशियो है वो काफी कम है। और जो 99% जो कैंडिडेट्स हैं जो रिजेक्ट हो जाते हैं तो उनके अंदर एक सेल्फ डाउट आता है कि वो एनफ नहीं, सेल्फ एनफ नहीं है, तो उन्हें कुछ तो करना चाहिए। और जिसके चक्कर में वो काफी कुछ ऐसी चीजें अडॉप्ट कर लेते हैं जिसकी जरूरत नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो ये आप निकाल लीजिए अपने दिमाग से कि क्लियरिंग एसएसबी और ज्वाइनिंग द डिफेंस सर्विसेज इज द एंड ऑल ऑफ लाइफ। ये जिंदगी का अंत नहीं है। मैं हमेशा से एक बात मानता हूं और ये मैं कहता भी हूं कि इट इज पॉसिबल दैट यू मे नॉट बी फिट फॉर डिफेंस सर्विसेज, बट you may be fit for something bigger in life. तो आप अपने दिमाग से ये सबसे पहले निकाल लीजिए कि भाई आई एम नॉट इनफ एंड दिस इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास में बहुत कुछ है आज करने को। हमारे पास में जब हम करियर बना रहे थे अपना, उस टाइम पे शायद इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं होती थी। आज आपके पास में ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जहां आप अपने पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस। माई ओन सन, हमारा बेटा, ही इज अ प्रोफेशनल डांसर। ही इज अ प्रोफेशनल कंटेम्प्ररी डांसर। उसने अपना पैशन डांसिंग को प्रोफेशन बनाया, एंड नॉट इन बॉलीवुड, ही इज इन फ्रांस। आज वहां पे जाके वो यूरोप में शोज करते हैं। तो अब मैं उसके पीछे पड़ जाऊं कि भाई तुम फौज में, ही वाज नॉट फिट फॉर फौज। वो मुझे शुरू से पता था कि वो उसका दिमाग फौज के लिए फिट नहीं है। तो मैं क्यों परेशान हूं यार उसके लिए? व्हाई शुड आई गेट वरीड अबाउट इट? सिमिलरली आपके लिए भी, इफ यू थिंक दैट इट इज नॉट हैपनिंग, प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम, थिंक ऑफ समथिंग एल्स। देयर इज much more than you can do. So it's not about you being not enough. पहले तो ये बात निकाल दो। You are enough. कॉन्फिडेंस तो वहीं से आएगा अंदर से कि भाई मेरे अंदर शायद ये करने की काबिलियत नहीं है, लेकिन और बहुत कुछ है जो मैं कर सकता हूं। द ओनली थिंग इज दैट आई एम नॉट सीइंग, मैं देख नहीं रहा या देख नहीं रही कि मेरे को क्या करना है। सो फिक्सेशंस मत रखिए। सर सपोज करते हैं कोई एवरेज स्टूडेंट आपके पास आते हैं एंड ही वांट्स इट्स, वो अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट चाहते हैं आपके थ्रू, तो सबसे पहले आप उसके अंदर क्या नोटिस करते हैं? ओके, प्रेरणा, आई थिंक ये बहुत अच्छा सवाल है। ये लोगों को पता होना चाहिए। पर्सनली मैं जो ये चीजें देखता हूँ, वो सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि आर यू सेल्फ अवेयर और नॉट। क्या आपको अपने बारे में, खुद के बारे में पता भी है कि नहीं है? क्या आपको आपकी अपनी स्ट्रेंथ्स, अपनी वीकनेसेस पता है कि नहीं है? इससे मुझे ये समझ में आता है, आर यू एन इनवर्ड लुकिंग पर्सन, या आपने अपने अंदर तक भी नहीं झांका। क्योंकि मैं बात करता हूं पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, मैं बात करता हूं सिलेक्शन बेस्ड ऑन पर्सनालिटी। मैं सिलेक्शन बेस्ड ऑन आंसर्स एंड रिस्पॉन्सेज टू क्वेश्चंस, या व्हाट यू राइट इन टैट वैट, या हाउ यू बिहेव इन द जीटीओ, मैं उसकी बात नहीं करता। क्योंकि मेरे लिए वो बहुत सुपरफिशियल लेवल ऑफ प्रिपरेशन है फॉर एसएसबी। अगर आपने अपनी लाइफ में ये 15 OLQs डे टू डे बेसिस के ऊपर जी हैं, इफ यू हैव लिव्ड दीज OLQs, आपको किसी प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है। और उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी कैपेबिलिटी, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस, ये जानने की जरूरत है। तो फर्स्ट थिंग जो मेरी डिस्कशन किसी से भी होती है, तो आई ट्राई एंड फाइंड आउट कि भाई आप, आर यू सेल्फ अवेयर और आर यू नॉट। दूसरी चीज मैं ये देखता हूं कि भाई आप में जोश नाम की चीज है कि नहीं है, कि आप
20-21 साल में आज इतनी बुरी तरीके से ड्रेस्ड अप हो, लाइफ में इतनी बुरी तरीके से आपने अपने आप को फंसा रखा है कि आप शक्ल से ही आपके ऐसे दिखता है कि यार यार ये क्या करेगा या ये क्या करेगी, इतना स्ट्रेस। सो यू नो एक्साइटमेंट है कि नहीं लाइफ में, कुछ करने की चाह है कि नहीं है लाइफ में, कुछ ऐसा कि मतलब हाँ मैं करके मुझे मतलब वो एड्रेनलिन रश वाली जो बात होती है वैसा कुछ है कि नहीं है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरी और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, फेलियर के साथ में आपका क्या रिलेशनशिप रहा है। मतलब क्या आप सबसे पहले अपने फेलियर्स के बारे में बात कर सकते हो कि आपको शर्म आती है बात करते हुए। मैं आपको बड़ी मजेदार बात बताता हूँ, जब मैं लोगों से डिस्कस करता हूँ और मैं मॉक इंटरव्यू लेता हूँ, तो मैं उनसे उनके प्रीवियस अटेम्प्ट के बारे में बात करता हूँ और मैं ये पूछता हूँ कि भाई हाउ डिड यू इवॉल्व बिटवीन टू अटेम्प्ट्स। बहुत कैंडिडेट्स इसको स्किप करने की कोशिश करते हैं, उनको शर्म आती है कि यार मैं पिछले अटेम्प्ट में फेल हो गया, अब मैं क्या बोलूं। वो इसलिए क्योंकि वो उस चीज को समझ नहीं पाते कि उनके कॉज ऑफ फेलियर क्या था, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर नहीं देखा होता। तो इसलिए जब उनको कॉज ऑफ फेलियर समझ में नहीं आता, अंदर नहीं देखा होता, तो उनको शर्म आती है। तो वो उससे सीखेंगे क्या। आपकी बेस्ट लर्निंग्स कम फ्रॉम योर ओन फेलियर्स। किसी से नहीं कुछ सीख सकते आप जब तक आप अपने खुद के फेलियर्स के नहीं सीखे हो। तो एक एवरेज कैंडिडेट मैं देखता हूं, मतलब मैं ये देखता हूं कि यार ये लड़का या लड़की एवरेज कैंडिडेट है, जो बात कर सकता है, मुझे समझा सकता है उस जबान में जो मुझे समझ में आ रही है ना। आपके अंदर बहुत नॉलेज होगी, लेकिन अगर आप उस नॉलेज को मुझे समझा नहीं पा रहे हो तो फिर फायदा क्या। तो ये 3-4 चीजें मैं देखता हूं और इससे मुझे समझ में आता है कि भाई आप असली हो, नकली हो, टूटे फूटे हो अंदर से कि क्या हो। तो बेसिकली जब फर्स्ट मीटिंग होती है तो मैं सिर्फ ये 3-4 चीजें देखता हूं, उसके बाद में OLQs हम बाद में देखते हैं। सर आपकी अगर आप आवाज या सर अगर आपको मौका मिले अपने यंगर सेल्फ से एक बात करने की या कोई एक एडवाइस देने के लिए तो आप क्या दोगे? मुझे किसको एडवाइस देनी है। सर अपने यंगर सेल्फ को। मेरे यंगर सेल्फ को एडवाइस देनी है, यार ये तो मैंने कभी सोचा नहीं। मुझे मतलब इफ आई हैव टू गिव एन एडवाइस टू somebody who is my younger self, uh, I think there is nothing that I would like to advise to somebody. सिर्फ इतना ही कि जिस तरह से आपकी सिचुएशन लाइफ में आ रही है आप उसको फेस कीजिए, ज़्यादा मत सोचिए। ज़्यादा टेंशन लेने का कोई मतलब नहीं है, ज़्यादा स्ट्रेस लेने का कोई मतलब नहीं है। जिस तरह से सिचुएशन है उसको हैंडल करो एंड जस्ट कैरी ऑन। लाइफ में बहुत चैलेंजेस आएंगे, यू कैनॉट एंटिसिपेट ऑल चैलेंजेस। लाइफ में बहुत मुश्किलें आएंगी, यू कैनॉट एंटिसिपेट ऑल। सो जस्ट एंजॉय योर लाइफ, लिव योर लाइफ। सर आपकी लाइफ का कोई ऐसा प्रिंसिपल जो कभी चेंज नहीं हुआ किसी भी सिचुएशन में? आई टोल्ड यू, इंटीग्रिटी। हाँ को हमेशा किसी पर्सनालिटी के साथ में नहीं जोड़ना। मतलब जहां गलती है वहां गलती है, चाहे वो मेरी है चाहे वो किसी की है, वहां खड़े होके बोलना। सच को सच कहना। जहां आपके प्रिंसिपल्स किसी चीज से नहीं मैच होते, आपको वहां पे बोलना है। दो टाइप की जिंदगी नहीं जीनी है। यू कांट लिव अ डुअल लाइफ, यू हैव टू बी हु यू आर। ओके। सो लाइफ का सबसे बड़ा प्रिंसिपल जो मेरा है वो ये है कि स्टिक विद योर इंटीग्रिटी। एनीबडी हु डज नॉट हैव इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी का जो स्केल होता है ना, आर्मी में भी हम जब असेस करते हैं तो 1 to 10 होता है। तो मुझे बहुत पहले ये बात समझ में आ गई थी कि या तो इंटीग्रिटी है वो 0 है या नहीं है। अगर नहीं है तो वो 0 है, अगर है तो वो 10 नंबर है। इसके बीच में इंटीग्रिटी नहीं होती। हम ये नहीं कह सकते कि भाई इन्हें थोड़ी सी इंटीग्रिटी आज है, थोड़ी सी इंटीग्रिटी कल है, थोड़ी सी इंटीग्रिटी आज है, थोड़ी सी इंटीग्रिटी कल है। ऐसे नहीं होता है। सो आई थिंक इंटीग्रिटी इज वन प्रिंसिपल लाइफ जो मैंने अपने साथ रखा हमेशा।
सर, आर्म फोर्सेस ने आपको सबसे बेस्ट लेसन क्या सिखाया? ओह, सबसे बेस्ट लेसन, फेस द सिचुएशन एज इट कम्स, बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। और सबसे इससे भी ज्यादा जो सिचुएशन मुझे, जो जो लेसन मुझे ये सिखाया, दैट लाइफ इज नॉट फेयर। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप जो चीज चाहते हो जिंदगी में वो आपको मिले। तो परेशान नहीं होना कि भाई, और क्रिप नहीं मारना लाइफ में कि भैया लाइफ इज नॉट फेयर। इट इज ट्रू। मुझे फौज ने भी यही सिखाया कि लाइफ इज नॉट फेयर। फाइन, सर्वाइव, स्टिल डू योर जॉब। आपकी ड्यूटी ऑप्शनल नहीं है, आपकी ड्यूटी, आपका काम जो भी आपको करना है, डिस्पाइट द फैक्ट कि आपको वो चीजें नहीं मिली जो आपको मिलनी चाहिए थी, तो आपको तब भी अपनी ड्यूटी, अपना काम करना है, भगवत गीता की लर्निंग को समझ के जो आपका काम है वो आप करते रहिए। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो एफर्ट है वो हमेशा सक्सेसफुल होगा, फेलियर आएंगे, आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। और ये भी कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा आपका सैक्रिफाइस लोग अप्रिशिएट करेंगे। कभी कभी ऐसा भी होगा कि लोगों को लगेगा या सबको लगेगा ये दिस इज पार्ट ऑफ योर जॉब, है ना। और जो आपका पेन है, ये जरूरी नहीं है कि आपका दर्द भी लोग समझें। समझ में आया? तो ये जो एक्सपेक्टेशन है, ये अपने दिमाग से हटा दीजिए। एक्सेप्ट दैट लाइफ इज नॉट फेयर, इट इज ऑल राइट, बट यू स्टिल हैव टू परफॉर्म एंड दैट इज पार्ट ऑफ योर कैरेक्टर। बिकॉज आप हर इवेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ अपने कंडक्ट को कंट्रोल कर सकते हो। आप किस तरह से जिंदगी जी रहे हो, आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। जो इवेंट आने वाला है या जो इवेंट हो रहा है उसमें क्या होने वाला है वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। So I think this is how what life has taught me and what the defense services has taught me. सर, आज का जो एस्पिरेंट है या बोल सकते हैं आज की जो यंग जनरेशन है, उसमें सबसे कॉमन फियर आपने क्या देखा है? सबसे कॉमन, फियर। ओ, फियर ऑफ फेलियर। इससे बड़ा फियर आज के जनरेशन में नहीं है। इससे बड़ा जनरेशन, इस जनरेशन में, जेन जी में या अल्फा में, आज की डेट में इससे बड़ा फियर नहीं है कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। अब इससे हो क्या रहा है, व्हेन यू हैव अ फियर ऑफ फेलियर इन लाइफ, तो आप रिस्क एवर्स हो जाते हो, आप रिस्क नहीं लेते हो, आप हमेशा सेफ चॉइसेस लेने की कोशिश करते हो, आपके डिसीजंस डिले होने शुरू हो जाते हैं। आपके पास में जब तक पूरा डेटा नहीं आ जाता आप डिसीजन नहीं लेते हो, आप टाइमलाइंस को और बेंचमार्क्स को आप भूल जाते हो, आप प्रोड्यूस ही नहीं कर पाते हो, क्योंकि आप वेट कर रहे हो भाई मेरे पास में तो जब सब कुछ आ जाएगा मैं तब डिसीजन लूंगा। आपकी डिटर्मिनेशन जो होती है वो सफर करती है। और सबसे इंपॉर्टेंटली, फियर ऑफ फेलियर अगर है तो आपका करेज सफर करता है। तो आज की जनरेशन को आप कहीं किसी भी चीज में ले लो, सबसे बड़ा फियर ये है, अरे आज आप 10वीं से 11वीं में जाते हो तो आपको पहला, सबसे पहला डर ये होता है भाई 95% नहीं आए तो फिर मेरे को साइंस नहीं मिलेगी, तो वो फियर ऑफ फेलियर है नहीं यार। अगर मैंने ऑल इंडिया रैंक 1000 से नीचे नहीं आया तो फिर मेरे को जो है इंजीनियरिंग अच्छे कॉलेज में नहीं मिलेगी। तो भाई अपना काम करो यार, पढ़ाई करो, एग्जाम दो, बाकी छोड़ दो ना। नहीं, वो फियर ऑफ फेलियर है। तो आपने इतना स्ट्रेस ले रखा है कि आप अपनी जिंदगी जीते ही नहीं हो, आप खेलने ही नहीं जाते हो बाहर फुटबॉल। आपका डेवलपमेंट कैसे होगा? तो अच्छा, खाली यहां नहीं है, रिलेशनशिप्स में भी है। आजकल आप रिलेशनशिप में नहीं जाते हो क्योंकि वहां आपको फियर ऑफ फेलियर है कि कल अगर बात जो है ब्रेकअप तक आ गई तो क्या मैं सस्टेन कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो वो आप रिलेशनशिप में भी नहीं जाते हो, आप डर के बैठ जाते हो यार। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आपके। ये इस जनरेशन में मैं क्या करूं। दैट इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ। मेरे को बहुत लोग गाली भी देंगे इसके ऊपर, बट देन दैट्स अ फैक्ट, दिस इज माय ऑब्जर्वेशन।
आप लोग रिस्क वर्स हो, रिस्क नहीं लेते हो आप लोग। सर एक कैंडिडेट कैसे डिसाइड कर सकता है कि वो एसएसबी के लिए रेडी है या नहीं? देखिए, एसएसबी के लिए रेडी होने के लिए सबसे पहले मैं हमेशा से यही कहता हूं कि आपने अगर उस तरह की जिंदगी जी है इन योर डेली लाइफ, अगर आपने वो सब चीजें की हैं जो एक ऑफिसर से एक्सपेक्टेड हैं, तो आप रेडी हैं। आप अगर वहां जाके झूठा प्रेजेंटेशन कर रहे हो अपना, और वहां जाके फेक एक परफॉर्मेंस दे रहे हो, तो आप रेडी नहीं हो। आप आपका आपके अंदर डिसिप्लिन ही नहीं है। आप लाइफ में कोई ऐसा डिसीजन लेते ही नहीं हो। आप रिस्क नहीं लेते हो। आप हमेशा से सेफ काम करते हो। हम्म। आपका फैमिली के अंदर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आपका अपने दोस्तों के साथ बातचीत नहीं है, उतनी बातचीत है जितनी दिन उनका काम होता है उसके साथ में, तब बातचीत होती है, उसके बाद में खत्म हो जाती है। तो अगर इस तरह से आपने लाइफ है, आपने खेला कूदा नहीं है कभी, आपने कहीं बाहर जाके चोट नहीं खाई है, साइकिल से नहीं गिरे आप, और साइकिल से गिरने से पहले अगर आपको उठा लिया गया कि नहीं नहीं गिरना नहीं है, चोट लग जाएगी, अगर आपने इस तरह से एक जिंदगी जी है, तो आप नहीं रेडी हो भाई। तो मैं ये नहीं कहता कि आपने पढ़ाई करी है या नहीं करी, आपने एसएसबी की ट्रेनिंग ली है, कोचिंग ली है, नहीं ली है, मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है। मैं तो सिर्फ ये देखता हूं कि क्या आपने वो जिंदगी जी है जिसको जीने के लिए आप एसएसबी देना चाहते हो। इन पार्ट्स भी अगर वो जिंदगी जी है, आप मेरे को वो स्पार्क्स भी दिखाओगे तो बाकी मैं ट्रेन कर लूंगा आपको। लेकिन अगर आप में डिसिप्लिन नहीं है, आप में करेज नहीं है, आप में इनिशिएटिव लेने का मादा ही नहीं है, आप में सोच नहीं है, आप टेम्पलेटेड हो, एक फॉर्मेट पे ही चलते हो हमेशा, बिना फॉर्मेट फॉर्मेट हटा दिया तो आप लॉस्ट हो जाते हो कि भैया अभी ये तो टेम्पलेट नहीं है, फॉर्मेट नहीं है, अब मैं क्या करूं इसको। तो भाई फिर तो आपकी इंटेलिजेंस वीक है ना। तो फिर नहीं तैयार हो आप। यू हैव टू फर्स्ट लिव द लाइफ दैट यू वांट टू लिव लेटर। दैट्स द प्रॉब्लम। सर आपने अपनी लाइफ में काफी सारे कैंडिडेट्स को एसेस किया है। सो सर अगर मैं कंपैरिजन करना चाहूँ एक वुमेन बैच और एक मैन बैच का, तो उनके अंदर आपने क्या डिफरेंस ऑब्जर्व किया है? इनफैक्ट प्रेरणा, आई वॉज वेरी लकी कि विमेन बैचेस जब शुरू हुए तो आई वॉज वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू जिन्होंने विमेन बैचेस को देखा। एंड द डिफरेंस वाज स्ट्राइकिंगली, देयर वाज अ डिफरेंस। मे बी उस टाइम पे शायद ये भी था, अब तो चीजें शायद बदल गई होंगी, बट उस टाइम पे ये भी था कि मोस्ट ऑफ द वुमेन वर कमिंग टू द एसएसबी फॉर द फर्स्ट टाइम। अब तो खैर इतने साल हो गए विमेन बैचेस को आने के लिए, सो चीजें बदल गई हैं। लेकिन उस टाइम पे ये था कि वुमेन वर कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, मोस्ट ऑफ देम। मैंने जो डिटर्मिनेशन और जिस लेवल के ऊपर उनको compete करते देखा, आई फाउंड इट notches above, notches above the normal men's batches. मैं हमेशा से अभी जब वुमेन कैंडिडेट्स को एडवाइस करता हूं या मेंटर करता हूं, तो मैं उनको सबसे पहले यही कहता हूं कि तुम लोगों का कंपटीशन जो तुम्हारे बैच में है ना, उसका लेवल मेन के कंपटीशन से हाई होगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ यू आर एक्सट्रीमली गुड। मोस्ट ऑफ यू आर एक्सट्रीमली गुड। देखिए, बायोलॉजिकली, फिजिकली हमें पता है कि दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो उतना अलाउंस तो हम देके रखते हैं, जब हम सिलेक्शन करते हैं तो उतना अलाउंस फिजिकल्स में होता है। उसके अलावा तो कोई अलाउंस देने की जरूरत नहीं है ना भाई। उसके अलावा तो आपकी साइकोलॉजी मेरे को टेस्ट करनी है, मेरे को आपका सबकॉन्शियस टेस्ट करना है, मुझे आपको इंटरव्यू में टेस्ट करना है, मुझे आपको जीडी में टेस्ट करना है, या मुझे आपको लेक्चरेट में टेस्ट करना है, या मुझे आपको प्लानिंग एक्सरसाइज में टेस्ट करना है। सिर्फ दो ही जगह है जहां मेरे को आपका फिजिकल देखना है, स्नेक रेस में देखना है, इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल में देखना है, बाकी मुझे फिजिकल कहां देखना है आपका। तो यू women candidates are equally poised even to compete with the men's batches। अगर मैं दो फिजिकल हटा दूं तो मेरे को कोई फर्क नहीं है। ऑन द कॉन्ट्री, आई फाइंड द एप्लीकेशन पार्ट
of the women candidates sometimes is much better than the men's candidates. And most importantly, women batches take their selection very seriously. They put in their best. तो फर्क तो है. सर, अगर आपको एक चांस मिले कि आपको एसएसबी प्रोसेस में कोई चेंज करना है, तो वो क्या होगा? I think changes are already coming in and it's a very positive thing. जो नया SSB का प्रोसेस आ रहा है, I think it will take about 6 to 7 months or maybe about a year. ये डिस्कशन even when I was there in the SSB, ये तब भी डिस्कशन शुरू हो चुका था. हमारा जो स्टेज 1 का प्रोसेस है, I personally have never been very happy with that. क्योंकि मुझे ये समझ में आता था फेज 1 का जो स्टेज 1 का जो प्रोसेस है उसमें देयर इज अ लॉट ऑफ सब्जेक्टिविटी. जब हम पीपीडीटी करते हैं तो असेसर बैठे होते हैं तो उसमें सब्जेक्टिविटी काफी है. सो देर इज अ चांस कि अच्छा कैंडिडेट जो होता है शायद कहीं स्टेज 1 में निकल ना जाए. एंड ओआईआर में भी वेल आई थिंक जो नया हमने असेसमेंट सिस्टम बनाया है स्टेज 1 का वो ज्यादा साइंटिफिक है. और उसमें जिस तरह के रिस्पॉन्सेस हैं वो डायरेक्टली आपके आपके इंटेलिजेंस रेशो को दिखाते हैं. तो सब्जेक्टिविटी पार्ट जो है वो स्टेज 1 से खत्म हो जाएगा. तो अगर वो खत्म हो जाता है तो आई थिंक एसएसबी इन एनी के एसएसबी देखिए एसएसबी का जो सिलेक्शन प्रोसेस है ना इट इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेसेस इवन बेटर देन दी आईएएस एंड सिविल सर्विसेज के प्रोसेसेस से. 5 दिन का सिलेक्शन सिस्टम कहीं नहीं होता. इट्स सच अ डीप सिलेक्शन सिस्टम. 3 असेसर आपको अलग अलग टेक्निक से देख रहे हैं. ऐसा सिलेक्शन कहीं होता नहीं है. इट्स वन ऑफ द बेस्ट. फिर भी गलती होती है. हम भी सिलेक्शन करते हैं तो आसान नहीं होता. कभी कभी हो जाती है गलती. कभी कभी गलत आदमी सिलेक्ट हो भी जाता है. बट बाय एंड लार्ज अगर डिफेंस सर्विसेज आज सक्सेसफुली नेशन को सर्व कर रही हैं तो वो एसएसबी की वजह से है क्योंकि एसएसबी हैज बीन सिलेक्टिंग द बेस्ट ऑफ द बेस्ट फॉर द डिफेंस सर्विसेज. सो अगर ये स्टेज 1 चेंज हो जाएगा तो आई थिंक एवरीथिंग विल बी फाइन. बहुत अच्छा हो जाएगा ये. सर, अगर आपको फिर से अपने लिए कोई करियर चूज करने का मौका मिलता है, तो एक तरफ अगर डिफेंस फोर्सेस हैं और एक तरफ कोई दूसरा करियर है, तो क्या आप फिर से डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करना चाहेंगे? ये तो सवाल ही गलत है. इसमें तो सोचने की जरूरत क्या है. मैं तो आज भी बोलता हूँ कि भाई जब 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 ये पीछे लड़ाई शुरू हुई थी ऑपरेशन सिंदूर की तो हमारा कोर्समेट्स का अपना व्हाट्सएप ग्रुप होता है ना. तो उसमें हमारे पुराने कोर्समेट्स का भी ग्रुप है. हम सब अब रिटायर हो चुके हैं. तो उस ग्रुप में आई थिंक 80 to 90% सबने एक ही साथ एक बार में ही कहा था कि यार चलें वापस अपनी रेजिमेंट में. देखिए ये खाली रेजिमेंट में जाने की बात नहीं है. ये एक चीज है कि आपको लाइफ में ऐसी एनर्जी दी है डिफेंस सर्विसेज ने कि आज भी अगर मौका मिले तो यू वुड वांट टू गो बैक टू द डिफेंस सर्विसेज इवन टुडे. अगर आज भी ये हमें बोले नहीं आप रिजर्विस्ट हैं कोई बात नहीं जैसे इसराइल में होता है ना यू आर ए रिजर्विस्ट. तो आज हमको ये बोले आप रिजर्विस्ट हैं और अगर आप फिजिकली ठीक ठाक हो आप वापस आ सकते हो ऐसी टाइम के ऊपर कभी भी जरूरत पड़ती है. तो आई थिंक मोस्ट ऑफ अस विल डेफिनेटली गो बैक. अगले जन्म की जिंदगी को सोचने की जरूरत क्या है. हम तो आज भी वापस जाना चाहते हैं. वी वुड लव टू गो बैक टू द डिफेंस सर्विसेज एंड बी विद आवर ओन रेजिमेंट्स. अपनी रेजिमेंट के साथ बात ही कुछ और है. सर, इन द लास्ट मैं आपसे कुछ एडवाइस चाहूंगी जो अपकमिंग एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए. Yeah, मैंने आई थिंक आई हैव ऑलरेडी बीन सेइंग दिस ऑन वेरियस पॉडकास्ट दैट आई हैव डन. आपके साथ अब हो रहा है. इससे पहले शीतल के साथ 1 2 पॉडकास्ट थे वो और भी लोगों ने बातचीत की. तो मैं हमेशा से जो एडवाइस है वो मेरी एक ही रहती है कि भाई चीख चिल्ला के by trying to be the loudest in the SSB or by faking your performance on the day of the SSB, you will never get selected. दूसरा, इस बात को समझ लो कि आपका सिलेक्शन मैं क्यों नहीं कर रहा. I will select only those people
जो मेरे ट्रूप्स, अब मैं बोल रहा हूं स्पेसिफिकली मेरे ट्रूप्स, मेरे जवान, क्यों? क्योंकि मैंने उनके साथ में 30 साल से ऊपर काम किया है। हमने उनको तैयार किया है जिस तरह से मुझे मेरे सीनियर्स ने तैयार किया है। हमने अपना खून पसीना उनके साथ बहाया है। अगर आपके किसी डिसीजन से ये हो सकता है कि उनका नुकसान होता है, मैं आपको सिलेक्ट नहीं करूंगा। अगर आपके किसी एक्शन से एक ऑपरेशन में नुकसान होता है, फेलियर होता है, और मुझे ये बात समझ में आती है, मैं सिलेक्ट नहीं करूंगा। तो यू हैव टू फिट इनटू दैट फ्रेम। You have to build my people. You have to build the capability and skill of my people to be able to operate in the worst circumstances and lead them into battle. लड़ाई के अंदर आपने लेकर जाना है उनको जहां पर सिर्फ 50% वापस आने के चांस हो, और वो विलिंगली आपके साथ जाने को अगर तैयार होते हैं तब तो आप अफसर बनने लायक हो। अगर आपके साथ में विलिंगली नहीं जा रहे हैं तो फिर देन यू आर नॉट पार्ट ऑफ। तो आप अपनी जिंदगी को वैसे जियो जैसे आपको एक ऑफिसर की तरह जिंदगी जीनी है, तब तो बात समझ में आती है, वरना कुछ और कर लो यार, बहुत कुछ है जिंदगी में, मच मोर टू बी डन इन लाइफ। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। काफी कुछ सीखने को मिला है आपसे। थैंक यू वेरी मच प्रेरणा, एंड माय बेस्ट विशेस फॉर योर एसएसबी आल्सो। जून में आपका एसएसबी है, सो आई होप दैट यू डू वेल। जय हिंद सर। जय हिंद, थैंक यू।